भारत और यूएई के मध्य ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ है। ये समझौता कई मायनों में पहला है। जैसे पिछले एक दशक में भारत के द्वारा साइन किया गया ये पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों पर भारत की बातचीत चल रही है, किंतु यूएई के साथ भारत ने पहला मुक्त व्यापार समझौता इन सभी बातचीत में से साइन किया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में से भी किसी कंट्री के द्वारा इंडिपेंडेंटली भारत के साथ साइन किया भी ये पहला व्यापारिक समझौता है, यानी कि पहला एफटीए है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, भारत की हाल ही में जो पॉलिसी रही थी वो ऐसा लगता है कि मुक्त व्यापार समझौतों के प्रति ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थी। जैसे भारत ने कई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ कैंसिल की हैं, वो आरसीईपी से भी बाहर आया है, और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं भारत के हितों के प्रतिकूल जाते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि भारत कहीं ना कहीं 1991 से पहले की संरक्षणवादी नीतियों की ओर जा रहा है, किंतु इन सभी अजम्पशन के विपरीत जाकर भारत ने यूएई के साथ ये समझौता साइन किया और इससे भारत के काफ़ी सारे सेक्टर्स को बेहद फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल पर इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति आईएएस की ओर से एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से और साथ ही लाइव कोर्स के माध्यम से सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। यदि आप किसी कारणवश कक्षाओं को ज्वाइन करने में असमर्थ हैं तो आप लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कक्षाओं का सीधा प्रसारण आपके लिए किया जाएगा। इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इंडिया और यूएई की लोकेशन जान लेते हैं। तो ये देखिए आपका अरब पेनिसुला है और यहाँ पर देखिए इंडिया है, और ये जो अरब सी है इसके माध्यम से सी रूट के माध्यम से आपस में कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, लोकेशन देख ली। अब बात करते हैं कि ये भारत और यूएई दोनों चर्चा में क्यों हैं। तो देखिए, भारत और यूएई के मध्य अभी जो व्यापार हो रहा था उसका डाटा करीब $60 बिलियन था, किंतु आने वाले समय में इस व्यापार को करीब $100 अरब तक बढ़ा देने की संभावना इस समझौते के द्वारा अनुमान किया जा रहा है, यानी कि व्यापार में काफ़ी पुश ये समझौता जो है देगा। देखिए, कॉमर्स एंड मिनिस्टर जो हमारे थे पीयूष गोयल और यूएई के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अब्दुल्ला बिन तुक अलमारी, इन्होंने वर्चुअल समिट के माध्यम से इस समझौते को साइन किया। ये देखिए एग्जैक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बेसिकली ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक एफटीए में और एक सीईपीए में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे दी हुई है आपके सामने, जो कि 21 फरवरी की न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये इंडिया और यूएई के बीच में साइन हुआ है। इंडिया और यूएई के बीच में किस तरह से ट्रेड चल रहा है इसका थोड़ा सा डाटा हम देख लेते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट जो हुआ है 2016-17 में इतना था, और ये जो है अप्रैल-अक्टूबर 2021 में इतना हो गया है, यानी कि देखिए कुछ 31,175 से ये 15,364 आया है, यानी कि इसमें जो है गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो ये 21 से बढ़कर यहाँ पर 24 हो गए हैं, यानी कि इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर एक विरोध वाली नीति चल रही थी, लेकिन फरवरी 2021 में इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया और मॉरिशस के साथ फरवरी 2021 में एक एग्रीमेंट जो है भारत ने साइन किया था। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे बताया गया है कि आरसीईपी से भारत ने जो है अपने आप को हटा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो बताया गया है कि गल्फ कोऑपरेशन
कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, इस पे जल्दी ही कोई फैसला हो सकता है। और इस बातचीत को भी जो पुश मिला है वो भारत और यूएई के बीच जो समझौता हुआ है उससे मिला है। ये देखिए 22 फरवरी की ही न्यूज़ है, यानी कि ये एकदम हाल ही में चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। देखिए अब मैं सबसे पहले ये समझाऊं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फ़ायदा होगा। ये समझ लेना ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट होता है और जो एफटीए होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए जो आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है ये ज़्यादा व्यापक होता है, इसकी कवरेज ज़्यादा होती है, ठीक है। एफटीए होते क्या हैं? देखिए एफटीए में कंट्रीज़ के द्वारा जो कस्टम्स लगाए जाते हैं उन टैक्सेस को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के यहाँ आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें गिर जाती हैं। समझते हैं। देखिए क्या होता है कि दोनों देश जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनमें से अधिकतर पर या तो कस्टम ड्यूटी को हटा देते हैं या जो है कम कर देते हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर होता है उसमें जो नियम है उनको भी थोड़ा सा लिबरल बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो ये मुक्त व्यापार समझौता है इसमें सेवाएं और साथ में इन्वेस्टमेंट इनको भी शामिल किया गया है, इन पर भी बातचीत होगी, ठीक है। और देखिए ये जो CEPA है ये एक मामले में FTA से और अलग है। ये नियामक पहलुओं यानी कि जो रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं उनको भी देखता है कि किस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है कि है तो यही कि कस्टम ड्यूटीज़ जो है कम हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट यही है। फ़र्क बस इतना है कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाला एग्रीमेंट है ये ज़्यादा व्यापक होता है। इतना समझ गए। इससे देखिए भारत को क्या मिलेगा, जो भारत का 90% एक्सपोर्ट है इसको यूएई के अंदर शुल्क मुक्त जो है पहुंच होगी। इससे इसमें जो है प्रोडक्ट्स भी होंगे, सर्विसेज भी होंगी और आपका डिजिटल ट्रेड भी होगा, ठीक है। उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क में कटौती होगी, जिससे उम्मीद है कि जो यूएई है उसको हम रत्न, आभूषण और परिधान का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। देखिए जब भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की बात आती है ना तो हमें लगता है कि ऑयल, गैस इस सब में ही ट्रेड जो है ज़्यादा होता होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगी। ना सिर्फ ऑयल बल्कि गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इन सब में भी इंडिया जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ या वेस्ट कंट्रीज़ के साथ अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। देखिए इससे क्या है, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, टैरिफ कम होंगे, ठीक है। और ये समझौता है ये कहता है कि अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच का कारोबार हम करीब $100 बिलियन तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या बताया हुआ है कि इस करार में ना सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, कस्टम से जुड़े नियम कायदे यानी कि रेगुलेशंस, इन सब पर सरकारी खरीद, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स सारी चीज़ें शामिल जो है की गई है। इस समझौते से जो सोने के आभूषण है, इंजीनियरिंग वाले सामान है, कपड़ा है, परिधान है, खाद्य उत्पाद है और श्रम प्रधान वाले क्षेत्र है, उनको भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा रियायती दरों पर, ठीक है। ये हम समझ गए। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ट्रेड डील है ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट स्टेप क्यों है इंडिया के लिए। तो मैंने आपको बताया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो हमारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रुकी पड़ी थी, क्योंकि 2004 में हमने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था जीसीसी के साथ। 2006 में जो है बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें रुकावट आई हुई थी। तो अभी ये जो पुश मिला है वो बेसिकली यूएई के साथ हमारे जो संबंध बन रहे हैं उसकी वजह से मिला है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, जो सिंपल गोल्ड होता है यानी कि जो रो गोल्ड है उसके कुल निर्यात में जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं रो गोल्ड का, उसका 80% यूएई से ही होता है। और अगर हम जो है जड़े हुए आभूषणों की बात करें तो जो निर्यात है उसमें यूएई की हिस्सेदारी 20% है, यानी कि गोल्ड भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉमोडिटी है अगर यूएई और इंडिया के बीच ट्रेड की बात की जाए तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत हर साल 800 टन सोने का आयात करता है। भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता है सोने का। इंडियन पॉपुलेशन के अंदर गोल्ड को लेकर एक अलग ही ऑब्सेशन मिलता है, ठीक है। इसमें से यूएई जो है वो 200 टन सोना
टैरिफ वाली दर पर भारत को देगा, यानी कि थोड़ा सा कम टैरिफ कर देगा, ठीक है। और दुनिया के जो अन्य देश हैं उनकी तुलना में 1% कम शुल्क जो है यूएई के द्वारा भारत पर लगाया जाएगा। समझ गए? यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि इंडिया यूएई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और इससे जो है आपको $100 बिलियन तक ट्रेड करने की सुविधा मिलेगी। यहाँ तक समझ गए? इसके अलावा देखिए जो फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद हैं इनको लेके एक अलग से क्लॉज जो है इसके अंदर डाला गया है। 90 दिन के अंदर रेगुलेटरी अनुमोदन जो है इन प्रोडक्ट्स को दे दिया जाएगा, जिससे यूएई के मार्केट में भारत के फार्मास्यूटिकल्स को आसानी से पहुंच मिल सकेगी। समझ गए? देखिए भारत फार्मास्यूटिकल्स को लेके एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है और अगर इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं तो भारत के काफ़ी हित में जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अच्छा, सर्विस भी एक ऐसा सेक्टर है जिससे इस एग्रीमेंट के कारण बढ़ावा मिलेगा, जैसे कंप्यूटर सेवाएं, ऑडियो विजुअल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यात्रा, नर्सिंग, इन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बढ़ावा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने आया है कि जो यूए ट्रीटी है वो क्या कर सकती है, फ्लिप दे सकती है इंडियन एक्सपोर्ट्स को गल्फ में और अमेरिका में, और इससे भारत को बेनिफिट मिलेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में आपको बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि इससे जो है भारत को यूके और जो यूरोपियन यूनियन है इसमें भी निर्यात करने में आसानी मिलेगी। देखिए यूरोपियन यूनियन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पर कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट भारत से नहीं हो पाता है, लेकिन यूएई के जरिए हम ईयू, अफ्रीका, इन मार्केट तक जो है पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली सारी कंट्रीज़ हैं इनके साथ भी अपने ट्रेड को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी स्थापना भारत के अलावा कहीं बाहर की जा रही है और ये यूएई में की जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एक स्टेटमेंट के रूप में प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भारतीय कामगार है और प्रोफेशनल्स हैं इनका यूएई जाना जो है सुगम हो जाएगा। देखिए जो कामगारों का दूसरे देश में जाना होता है, कई बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इसी मुद्दे पर अटक जाते हैं, क्योंकि देखिए भारत क्या है इस तरह की सर्विस सेक्टर में एक अच्छी खासी पहुंच रखता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस तरह के क्लॉज समझौते में नहीं रखना चाहते कि जो हमारे यहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनका जाना आसान हो जाए, क्योंकि वो अपने यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स को हमारे मार्केट में भेजना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के समझौते होते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज के लिए विन विन वाली सिचुएशन रहती है, ठीक है। ये हम समझ गए। देखिए 5 साल में इंजीनियरिंग निर्यात जो है ये भी दुगना होने का अनुमान है, इससे 1 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है, ठीक है। फिलहाल जो इंजीनियरिंग निर्यात होता है वो $4-5 बिलियन का लगभग होता है, ठीक है। इसमें जो है अगर बढ़ोतरी होगी तो ये $20 बिलियन अभी हो गया है, ठीक है। और कुल निर्यात में यूएई का जो हिस्सा है वो 6.6% का है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा ऐसा होता है जो आपको आंसर राइटिंग करने में काम आता है, ठीक है। अब देखिए यूएई के साथ एफटीए मायने क्यों रखता है, क्यों हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये समझौता खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जो 6 देशों से मिलकर बना है, इस समूह के साथ जो रुका हुआ एफटीए था उसको पुनर्जीवित करेगा। दूसरा, यूएई क्या है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। देखिए मैंने आपको बताया था एक विजन ये लेकर आए हैं, जिस विजन में इन्होंने बोला है कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी हमें अपनी इकोनॉमी को विविधीकरण करने की ज़रूरत है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भारत के द्वारा उठाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए सामरिक स्थान, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप दिखाया था कि यूएई की जो लोकेशन है वो अरब सी के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो भारत के लिए दरवाज़ा खोल सकता है बाकी कंट्रीज़ के अंदर जाने का, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर जाने का, बाकी अरब कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका का एक बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसके बाद देखिए यूएई अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की बात कर रहा है, मैंने आपको समझा दिया। एक ग्रेटर अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र, देखिए
एक ग्रेटर अरब मुक्त व्यापार रीजन है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ट्रेड्स को लेकर आसान नियम बनाए हुए हैं। यदि भारत यूएई तक पहुंच बना लेता है तो आने वाले समय में इस ग्रेटर ट्रेड रीजन में भी भारत की पहुंच हो पाएगी, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत और यूएई के बीच में व्यापार और निवेश के क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए 1972 में पहली बार राजनयिक संबंध जो है स्थापित किए गए थे। फिर इसके बाद अबू धाबी से जब पहली बार ऑयल जो है इंपोर्ट किया था वो था 1962। ठीक है, और अगर 2020 में देखें तो सऊदी अरब और यूएई सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सोर्स हैं जहां से इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है। खैर वापस आते हैं यहाँ पे 2015 में देखिए मोदी जी जो है उन्होंने ट्रैवल किया था यूएई में और ये पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। फिर 2017 में देखिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर साइन किए। 2019 में यूएई ने एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा, जो हमारी सुषमा स्वराज थी। ठीक है, लेट सुषमा स्वराज जो हैं उन्होंने भी वहाँ पर विजिट की। डिफेंस में और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है काफ़ी काम किया गया। ठीक है, और यूएई जो इंडियन ओशियन रीजन डायलॉग है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर टेररिज्म के लिए भी बात करें तो देखिए यूएई पहले सेफ हेवन था टेररिस्ट के छुपने के लिए, जैसे दाऊद वगैरह का अगर मैं नाम लूँ। लेकिन 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद से इन गल्फ कंट्रीज़ की थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है और इन्होंने भारत के साथ टेररिज्म वाले मामले पर कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इन्होंने तब से इंटेलिजेंस शेयरिंग करने पर भी काम करना शुरू किया है। देखिए 2019 में यूएई के साथ भारत के संबंध तब अच्छे हुए जब भारत ने धारा 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया। तो एक शिफ्ट देखने को मिला क्योंकि यूएई पहली ऐसी कंट्री थी उस वाले रीजन से जिन्होंने भारत को अपना सपोर्ट दिया था और उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इंडिया के साथ जो है साइन किए थे। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद कारोबार की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड 2021 में कितना था, $43.3 बिलियन का था, जिसमें से $16.6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $26.7 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था। अगर कारोबार की बात करें 19-20 में तो $59 बिलियन का था, जिसको अभी $100 बिलियन तक करने की बातचीत की जा रही है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट मिडिल ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा करता है। कितना, करीब 60.6% ऑयल जो है मिडिल ईस्ट से किया जाता है। इसके बाद देखिए अफ्रीका का रीजन है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, यूरेशिया और अदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मिडिल ईस्ट की ही बात करें तो इंडिया किस किस कंट्री से कितना इंपोर्ट करता है, तो देखिए इराक से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है अदर्स है, यूएई है, कुवैत है, नाइजीरिया है, ओमान है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यूएस आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जुलाई 2021 का ही डाटा है, लेटेस्ट वन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट यूएई से इंडिया को हुए हैं और जो एक्सपोर्ट इंडिया से यूएई को हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएई टू इंडिया करें 2019 का डाटा तो क्रूड पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा था, इसके बाद डायमंड्स थे, गोल्ड था, फिर रिफाइंड पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम गैस थी, स्क्रैप आयरन, कॉपर वायरन और लाइमस्टोन वगैरह बाकी चीज़ें थी। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट जो इंडिया से यूएई को हुए हैं 2019 का डाटा, तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, ज्वेलरी है, उसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम है, डायमंड्स हैं, देन ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट और सो ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है मैं एक प्रश्न आपसे मीन्स का पूछूंगी, उसका उत्तर देने में जो है सक्षम हो पाएंगे। अब देखिए अगर हम व्यापार की बात करें तो ये डाटा मैंने आपको बता दिया था। यहाँ देखिए यूएई भारत का
तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, वही भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत में नौवां सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है और लगभग 11.67 अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है इनकी तरफ से किया गया है। ठीक है, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए इंडिया से बहुत सारी लेबर जाती है वहाँ पर काम करने के लिए, और ना सिर्फ लेबर में बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर में इंडियंस वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। और वहाँ की जो करीब आबादी है उसका 30% जो है वो इंडियंस से मिलकर जो है बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अगर हम बात करें जो है, जैसे मैंने आपको बताया टेररिज्म पर पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है। ठीक है, लेबर टाइज हमारे बेहतर हुए हैं, जैसे 35 मिलियन इंडियंस जो हैं वो वर्क करते हैं यूएई के अंदर। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लिया। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मध्य पूर्व क्वाड की बात की जा रही है। देखिए एक क्वाड तो वो था जो कि जापान के शिंजो आबे ने जो है प्रस्तुत किया था, और इसके अंदर अब जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है शामिल है। लेकिन एक और क्वाड की बात की जा रही है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे काम करेगा। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन होंगे, तो भारत, यूएई, यूएस और इजराइल। देखिए यूएई और इजराइल का एक साथ एक संस्था के अंदर होना, भले वो अनौपचारिक हो, अपने आप में डिप्लोमेटिक पॉलिसी का भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी, क्योंकि ध्रुव विरोधी ये दोष कभी ना कभी जो है रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस इन्होंने डिसाइड किया है कि क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम जो है लॉन्च करेंगे, और इस पर बातचीत तो 2021 से ही चल रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे मिडिल ईस्ट के संबंधों पर लिखने के लिए कहा जाए तो एक इस क्वाड का जिक्र आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मोदी जी हैं उनको वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया था। इसके अलावा देखिए इसरो और यूएई की जो स्पेस एजेंसी है उनके बीच में रेड प्लेनेट मिशन पर काम चल रहा है। इसके अलावा गोल्डन वीज़ा जो है भारत के रेसिडेंट्स को यूएई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, हाई स्किल्ड वर्कर्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले लोग, इन लोगों को बहुत रियायती नियमों पर जो है वीज़ा की सुविधा जो है यूएई प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब चैलेंजेस की बात करते हैं कि ये तो सब अच्छी पिंक पिक्चर मैंने आपके सामने बताई, चैलेंजेस क्या हैं। देखिए भारत क्योंकि तेल के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है तो वो चाहता है कि इसके रेट कम हो, लेकिन यूएई ओपेक का सदस्य है। देखिए ओपेक क्या है, ये बेसिकली तेल प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन है, और ये संगठन बेसिकली तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखता है, और अगर कभी कभी तेल के रेट अगर गिरने लगते हैं तो ये जो है तेल की सप्लाई को जो है कम कर देता है, जिससे वापस से रेट जो है सही हो जाते हैं। तो यूएई जो है मार्केट के दूसरी तरफ है और इंडिया दूसरी तरफ है। इंडिया चाहता है रेट कम हो, बट यूएई क्योंकि ओपेक का एक सदस्य है वो रेट इतने रखना चाहता है जिससे उसकी कंट्री को फ़ायदा मिले। ठीक है, ये आपने समझा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और चैलेंज वाला एरिया है वो है एयरलाइंस का। यूएई चाहता है कि इंडिया में और ज़्यादा एयरलाइंस उनकी तरफ से शुरू किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पर शुरू किया जाए, लेकिन क्योंकि इंडिया अपने एयरलाइन सेक्टर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना चाहता है, इसलिए वो कैप रखना चाहता है कि कितनी फ्लाइट्स आएंगी और किन किन डेस्टिनेशंस पर आएंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ तक हमने चैलेंजेस क्या हैं और क्या क्या अच्छा होगा ये समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि अगर आपको इन दोनों रिलेशन के बारे में कुछ और जानना है, या आपको एस्से में या कभी मेंस की आंसर राइटिंग में कुछ बुक्स वगैरह के नाम कोट करने पड़ जाएं, तो इंडिया यूएई के लिए देखिए जो प्रोफेसर कुमार स्वामी है, पर्शियन गल्फ 2020 इंडिया रिलेशन विद द रीजन, इस बुक को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी बुक है पर्शियन गल्फ पायलट, इसको
भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक इंडिया और यूएई के बीच हर एक पहलू आप समझ गए होंगे। हमारे द्वारा करंट अफेयर एनालिसिस में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ भारत का कैसा रिलेशन है, इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाई जा चुकी है। इंडिया इजराइल पर भी हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपके आईआर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अब एक मीन्स का क्वेश्चन जो है हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत और यूएई दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध हैं। देखिए सदियों पुराने संबंध कैसे हैं? मेसोपोटामिया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इनके बीच करीब 4000 साल पुराने ट्रेड रिलेशंस थे और तब से जो है ये रिश्ता चला आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि इन पर तो मजबूत संबंध है, लेकिन तेल के व्यापार से परे जाकर अगर भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों पर बात करें तो आप बताइए कि कितनी क्षमता है इन संबंधों की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो में जितनी भी कॉन्सेप्ट्स आपने समझे उन सब की हेल्प से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी तरफ से इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाए जाते रहेंगे। हमारी तरफ से 3 इनिशिएटिव फिलहाल चल रहे हैं। एक हम करंट अफेयर वीडियोस बनाते हैं जिसमें मीन्स और प्री के लिए हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रीलिम्स डायरी में हमने टारगेट प्रीलिम्स 2022 को किया हुआ है और गवर्नमेंट स्कीम्स का एक न्यू इनिशिएटिव हमने चलाया है जिसमें हम सारी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। सभी प्लेलिस्ट को आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मेरी पूरी आईएएस टीम की तरफ से, संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आपको बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।